मार्केट्स वगैरह की स्क्रीन पे डिटेल्स चलती रहेंगी, अपन मैनेजमेंट से बातचीत की शुरुआत करते हैं। क्विकली थोड़ा सा आईपीओ का स्नैपशॉट दे देता हूं, बाकी ग्राफिक के फॉर्म पे सब स्क्रीन पे नजर आएगा। आज से खुला है, फ्राइडे को यह आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए बंद होगा। 700 से 740 का प्राइस बैंड, 12,500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है, जिसमें से 10,000 करोड़ रुपए प्रमोटर्स, इस केस में तो खैर एचडीएफसी बैंक उनका ऑफर फॉर सेल है, बचा 2,500 करोड़ रुपए जो है वो कैपिटल ऑगमेंट करने के लिए इस्तेमाल होगा। हाँ, रमेश सर और जयकुमार सर, आप दोनों का फिर से स्वागत सर। रमेश सर, ये मार्केट में तेजी, सीज फायर, ये आप लोग को पहले से पता था, इसलिए ऐसा टाइम किया गया? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद हमें आपके शो में बुलाने के लिए। वी आर वेरी हैप्पी टू बी हियर। देखिए, वी आर अ 17-year-old कंपनी, राइट, एंड हमारी जर्नी ऑफ बीइंग अ रिटेल लेंडर 2008 से शुरू हुई थी, एंड वी बीन कंटिन्यूइंग फॉर दैट। एंड फॉर अस, हमारी कंपनी के लिए आईपीओ एक माइलस्टोन है, एक डेस्टिनेशन नहीं है, बट यू नो वी आर वेरी हैप्पी अबाउट द टाइमिंग दैट, जैसे आपने बोला कि lot of things are coming and getting together. मैं तो ऐसी मजाक के नोट पे शुरू कर रहा था, लेकिन रमेश सर, ऑन अ सीरियस नोट, एचडीएफसी ग्रुप की एंटिटी, एचडीएफसी बैंक का आर्म, एक एनबीएफसी, ये सब तो हम लोग सब पढ़ टटोल चुके हैं, पर आसान शब्दों में अगर समझना हो, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज क्या है? हाँ जी, तो एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज एक रिटेल लेंडिंग कंपनी है। हम सिर्फ रिटेल लेंडिंग करते हैं, हमारे कोई कॉर्पोरेट या रियल एस्टेट या स्ट्रक्चर्ड एसेट्स नहीं है। हमारे पास अभी 19.2 मिलियन कस्टमर्स हैं, 1,771 ब्रांचेस, 1771 ब्रांचेस, 1,170 शहरों में हमारे ब्रांचेस हैं। सो हम सिर्फ रिटेल लेंडिंग करते हैं। हमारा जो कस्टमर सेगमेंट है, हम उसको बोलते हैं एस्पिरेशनल इंडिया। सो अगर आप एचडीएफसी बैंक देखेंगे तो हमारे देश की बहुत बड़ी बैंक है। हम एक डिस्टिंक्ट कस्टमर सेगमेंट एज कंपेयर टू एचडीएफसी बैंक सर्विस करते हैं। हमारा एचडीएफसी बैंक के साथ कोई लीड शेयरिंग अग्रीमेंट नहीं है। जो भी 19 मिलियन 1.9 करोड़ कस्टमर्स हमने जो ओरिजिनेट किया है, हमारी कंपनी ने खुद ओरिजिनेट किया है, ऑर्गेनिकली ओरिजिनेट किया है। दिस इज अ बिजनेस मॉडल। हमारे 3 बड़े प्रोडक्ट वर्टिकल्स हैं। एंटरप्राइज लेंडिंग, जो अबाउट 40% हमारा एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है। फिर है एसेट फाइनेंस, जो अबाउट 37% AUM है, और फिर कंज्यूमर फाइनेंस 23% AUM। सो वी आर अ मल्टी प्रोडक्ट लार्ज ज्योग्राफी रिटेल लेंडिंग कंपनी, वो हमारा खासियत है। केवल रिटेल लेंडिंग और एचडीएफसी बैंक के साथ कोई लीड शेयरिंग का एग्रीमेंट नहीं। पता है शाह साहब, मेरा अगला सवाल वही था। एचडीएफसी बैंक की सब्सिडरी, वो देश का एक बहुत प्रोमिनेंट बैंक, एचडीबी अपने धंधे के लिए एचडीएफसी बैंक पे कितना और कैसे रिलायंट है, या बिल्कुल अलग अलग धंधे हैं? जो बिजनेस है बिल्कुल बैंक से अलग है। हमको बैंक से कुछ लीड नहीं मिलते हैं। हमारी जो 1700 से ज्यादा ब्रांचेस हैं, हमारे खुद के ब्रांचेस हैं। हम एचडीएफसी बैंक में स्पेस नहीं लेते हैं। हमारी टेक्नोलॉजी स्टैक अलग है, हमारे स्टाफ अलग हैं, और हमारा रिस्क मैनेजमेंट आर्किटेक्चर भी बहुत अलग है, और कस्टमर सेगमेंट भी बहुत डिस्टिंक्ट है। सो कोई ओवरलैप नहीं है हमारा बैंक से, या कोई डिपेंडेंस नहीं है फॉर अ डे टू डे ऑपरेशंस। तो कोई डिपेंडेंस नहीं है। तो जयकुमार सर, वो आरएचपी पढ़ रहा था, दैट सेज कि हम बीपीओ सर्विसेज जैसे कि बैकअप सपोर्ट सर्विसेज, कलेक्शन और सेल सर्विसेज अपने प्रमोटर्स को, इस केस में मतलब एचडीएफसी बैंक को प्रोवाइड करते हैं वगैरह वगैरह। तो बीपीओ सर्विसेज की इनकम देख रहा था 1225 करोड़ रुपए के आसपास FY25 की। उसमें से एक पोर्शन मान लूं कि एचडीएफसी बैंक से धंधे का आता है, इसके अलावा कोई लेना देना नहीं, ऐसा? सर, इसमें कैसे होता है, हमारा जो बीपीओ सर्विस है वो पूरा का पूरा अलग चलता है लेंडिंग बिजनेस से। और उसका कैसे होता है, आज 3 सर्विस ऑफर करते हैं। एक एक कलेक्शंस, दूसरा है सेल्स एंड ऑपरेशंस। और उनमें कैसा देखा जाता है, ऊपर रेवेन्यू आता है, कॉस्ट प्लस होता है, और नेट रेवेन्यू में जो पोर्शन है वो एकदम छोटा सा है। सो आज उठ के पिछले साल 75 करोड़ जैसा था अमाउंट, और वो बैलेंस रहता है 2,500 करोड़ में अप्रोक्सीमेटली। अच्छा, पता है रमेश सर,
रेगुलेटर जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उनके रूल्स के तहत एक तो पहले वो अपर लेयर एनबीएफसी है, मैंडेटरली सितंबर 2025 तक लिस्ट करना है, तो उस नियम का तो आप पालन कर रहे हो। दूसरा एक कंसर्न जो है वो अक्टूबर 2024 का वो ड्राफ्ट सर्कुलर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, जो पर्टिकुलरली ओवरलैपिंग बिजनेस एक्टिविटीज को लेकर फोकस करता है। एक तो डिस्कशन पेपर जो था वो कहां तक पहुंचा, कब तक आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो फाइनल गाइडलाइन सामने आएंगी, और ओवरलैपिंग बिजनेस आप और आपके प्रमोटर, इस केस में एचडीएफसी बैंक, कितने, ये ओवरलैपिंग बिजनेस तो काफी ज्यादा, फिर अगर एक को डिसकंटिन्यू करनी पड़ी अपनी सर्विस लाइन, तो आई एम श्योर बोर्ड रूम में इस पे बहुत एक्टिवली आमतौर पे रेगुलरली डिस्कशन हो रहा होगा। जब ये गाइडलाइंस फाइनल आएंगी तो एक सरदर्द होगा। कैसे निपटोगे आप लोग सर? देखिए, अक्टूबर 4 को एक ड्राफ्ट सर्कुलर आया था। हाँ। वो ड्राफ्ट इज अप फॉर डिस्कशन, मतलब वो ड्राफ्ट सर्कुलर जब आते हैं वो डिस्कशन के लिए होते हैं, और इंडस्ट्री का फीडबैक उस पर गया है। अभी 8 महीने हो गए हैं और अभी तक वी डोंट हैव एन अपडेट इन टर्म्स ऑफ द ड्राफ्ट सर्कुलर। बट जैसे मैंने आपको बोला, हमारा बिजनेस इंडिपेंडेंट ऑफ द बैंक है। हमारा बैंक में कोई डिपेंडेंस नहीं है फॉर बिजनेस और फॉर इवन टेक्नोलॉजी और पीपल। तो दैट्स आवर यूएसपी एज अ कंपनी। जब ड्राफ्ट का जो डिसीजन लेंगे रेगुलेटर, और जब उनका डिसीजन आएगा उस पर हमारे पास अभी टाइमलाइंस नहीं है, और जब आएगा तब हम उस पर चर्चा करेंगे और डिसाइड करेंगे कि कैसे इसको आगे लेके जाएंगे। पता है शाह सर, मेरे को तो वही कंफ्यूजन है। अपना फोकस है रिटेल लेंडिंग, और वो पेरेंट का भी रिटेल लेंडिंग का धंधा है, तो ये तो पूरा ही पूरा ओवरलैप दिखता है फिर शाह साहब। सॉरी अजीत जी, थोड़ा लास्ट वाला क्वेश्चन करके आप वापस रिपीट कर पाएंगे? मैं हम लोग वो ड्राफ्ट की बात कर रहे थे जो आरबीआई का आया था, ओवरलैपिंग ऑफ बिजनेस विद द प्रमोटर। अभी रमेश सर बता रहे थे हमारा धंधा इज रिटेल लेंडिंग फुल फ्लेज्ड, उसी पे हमारा थ्रस्ट है, उसी पे हमारा फोकस है, वही हमारा यूएसपी है। ये तो काम हमारा पेरेंट भी करता है एचडीएफसी बैंक, तो अपना धंधा तो पूरी तरह से ओवरलैप दिख रहा है, फिर कैसे जूझोगे आप लोग? तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आज हमारा धंधा जो है, हम सेगमेंट में अलग जाते हैं। आज एचडीएफसी बैंक जो सेगमेंट में कस्टमर से डील करता है, हमारा सेगमेंट एब्सोल्युटली अलग है। तो अगर आप देखने जाए तो हमारा सेगमेंट है एस्पिरेशनल इंडिया का, जिसको हम रियली टारगेट करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं वो कस्टमर बेस में। एंड जो तरीके से आज आरबीआई रेगुलेशन लेके आए, जैसे रमेश सर ने कहा, वो ड्राफ्ट सर्कुलर है, जिसपे आरबीआई ने हमें एनुअल रिपोर्ट में कहा है कि उनको जो फीडबैक मिला है उसके बेसिस पे वो अगला कदम लेंगे। अच्छा जय कुमार सर, एचडीएफसी ग्रुप जाना जाता है अपने इम्पेकेबल इंडस्ट्री लीडिंग फाइनेंशियल्स के लिए। अब वो एचडीबी के फाइनेंशियल्स अपने पीयर्स के साथ आप लोगों ने भी ब्यूटीफुली अपने आरएचपी में डिफाइन कर ही रखे हैं, वो स्क्रीन पे भी रख दिए मैंने। अच्छा, ग्रॉस एनपीए 2.26%, नेट एनपीए ऑलमोस्ट 1%, जबकि मेरे ख्याल से सिक्योर्ड आपकी बुक 73% के आसपास की है, 27% वो पर्सनल लोन्स हैं। फिर इस तरह की एसेट क्वालिटी, इस तरह का कॉस्ट टू इनकम रेशियो, जो मेरे ख्याल से आपने पीयर्स एफिशिएंसी में फार बेटर दिखते हैं एटलीस्ट उन नंबर्स में। ये क्या हम टियर 4 और बियॉन्ड पे ज्यादा फोकस करते हैं, इस तरह का फाइनेंशियल्स हैं, या कोई और रीजन है सर? सो दो चीज है सर, जैसे हर बिजनेस का अपना प्रोडक्ट लाइन होता है, हमारे पास भी हमारा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। हमारा 3 साल पहले आज 13% का कंज्यूमर बुक था, आज हमारा 23% का कंज्यूमर बुक है। वो कंज्यूमर बुक पे हम एक अप्रोप्रिएट क्रेडिट कॉस्ट लेके चलते हैं, जो हमारे लिए राइट होगा, जिसके बेसिस पे हम आज मार्केट में हमारा आरओए डिलीवर कर सके। सिमिलरली आज दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा 1,08,000 करोड़ का जो पोर्टफोलियो है, उसमें हमारा एवरेज टिकट साइज खाली 1,65,000 रुपीज है। तो वो ग्रैन्युलरिटी पे जब आप हर जिले को, हर स्टेट को टच करते हो, तो उतने हमारे आदमी चाहिए। आज 38,000 सेल्स है, 12,000 लोग कलेक्शन में हैं। वो लेवल ऑफ डिटेलिंग, वो लेवल ऑफ ग्रैन्युलरिटी जो आप जब आप टच करोगे, तो आपका कॉस्ट इनकम रेशियो अकॉर्डिंगली बिल्ड होगा। एंड दैट इज पार्ट ऑफ आवर मॉडल, जो हम बनाते हैं आज धंधा कैसे करना चाहिए। इट इज ऑल पार्ट ऑफ दैट स्ट्रक्चर। जाते जाते एक रमेश सर आखिरी सवाल,
अब एक ही कंसर्न रहता है जब रिटेल लेंडिंग करते हैं, वो अनसिक्योर्ड बुक, और कई लोग रिटेल फ्रेंजी जिस तरह की हो रही, थोड़ा सा कंसर्न रहते हैं हमेशा उस पॉकेट को लेकर। आपने ईयर ऑन ईयर वो रिटेल पोर्शन शायद कॉन्शियसली या जो भी हो रिड्यूस तो हुआ है 28 पॉइंट समथिंग से 26.99% पर लेके आए। आप लोग कंसर्न्ड उस पार्ट ऑफ द बुक को लेकर? दूसरा एक और क्लब कर देता हूं, समय हमेशा कमी रहता है जब भी बातचीत होती है। वो एक तो वो क्या कहते हैं, वो अनलिस्टेड मार्केट को बड़ा धक्का लगा था जब आपने प्राइस बैंड का अनाउंसमेंट करा। खैर, आपको आपके लीड मैनेजर को अनलिस्टेड मार्केट से कोई मतलब होना भी नहीं चाहिए, वो ठीक है, पर वो रिटेल और हम शेयर होल्डर्स एचडीएफसी बैंक, उनके लिए कुछ टेबल पे छोड़ा नहीं, कोई डिस्काउंट दिया नहीं, क्यों? देखिए, प्राइस डिस्कवरी जो होती है फॉर सच अ लार्ज आईपीओ 12,500 करोड़, एक बहुत लंबी प्रोसेस होती है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से बात करते हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, एंड बीआरएलएम से बात होती है। सो दिस अ बुक बिल्डिंग प्रोसेस जहां पे प्राइस डिस्कवरी होती है, and that's how we think about the company. देखिए, 17-year history, out of which we've been profitable for most of our history. Pretty much from financial year 2009-10, we've been a profitable company. So we have a long track record of execution, delivery, profitability and growth. And that's the way we think about it. As regard, देखिए, product में थोड़ा variations आता है year on year, depending on where we think the opportunity is. So हमारा risk management principle है कि we should have geographical diversification, customer diversification and product diversification. वो हमारा risk management principle है. More than 70% of our branches are in tier 4 cities and beyond, which is population of 101 by census and beyond. So our distribution is deep, product diversification is good, and customer diversification is good. Those are principles on which we work. तो जिसमें long-term value is what we think for the organization and for our stakeholders and for our customers. So वो हमारा principle रहा है। बढ़िया। एंकर इन्वेस्टर्स सामने आए थे, वो ग्राफिक्स के फॉर्म पे चल भी रहा होगा आपकी स्क्रीन्स पे, और लगातार टिकर टीम अपडेट भी कर रही है आईपीओ कितना भर रहा है। पहले दिन ही अच्छा ट्रैक्शन, अच्छा मोमेंटम पिकअप करता हुआ। आप दोनों का धन्यवाद, आप दोनों को बेस्ट विशेस। अब जब सक्सेसफुल आईपीओ हो जाएगा, लिस्टिंग के समय आप लोगों से सर रीपैच करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू। जो